हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। अभी तक हमने पिछले वीडियो में 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू कंप्लीट किए और सारे एमसीक्यूज हमने डिस्क्रिप्शन के साथ समझे हैं। इस वीडियो में हम फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू कंप्लीट कर रहे हैं 20, और ये 20 नहीं रहेंगे, ये लगभग 20 के मल्टीप्लाई आप 4 कर दो, मतलब कि 80 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए। क्योंकि हम यहाँ पर इसके कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जैसे 4 ऑब्जेक्टिव को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ग्रुप 4 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो ये सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर के फुल लेक्चर्स थ्योरी कंप्लीट नहीं की है तो आप जाओ, आपको वहाँ पर 40 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर मिलेंगे, थ्योरी क्लासेस मिलेगी, जिसमें पूरी तरह से इसको बढ़िया तरीके से कंप्यूटर को समझाया गया है। ऐसी कोई सी भी एग्ज़ाम नहीं होगी जो इस एग्ज़ामिनेशन के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसी कोई सी भी एग्ज़ाम नहीं होगी जो इस एमसीक्यूज़ और इस थ्योरी क्लास के बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या रहा है? चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था वृहद एकीकरण परिपथ, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, वृहद एकीकरण परिपथ को आप क्या बोलोगे? LSI। LSI इसका फुल फॉर्म बताओ। देखो, इसका फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, वृहद एकीकरण परिपथ का इस्तेमाल किया जाता था चतुर्थ पीढ़ी में। अब आपको सर्च करना है कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन चारों पीढ़ियों में जो जो यूज़ होता था वो क्या क्या चीज़ यूज़ होती थी, उसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको पता है तो कमेंट में आप इसका रिप्लाई ज़रूर दें। इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अब इसके बारे में समझो कि ये जो चतुर्थ पीढ़ी का जो मुख्य अवयव है वृहद एकीकरण परिपथ, ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज़ होता था। और इसमें एक ही चिप, इसमें लगभग एक ही चिप होती थी, और इस चिप में इतने हज़ारों ट्रांजिस्टर और डायोड शामिल थे जिसमें हम कंप्यूटर को बहुत तेज़ से, स्पीड से, उसके बाद हम बोल सकते हैं स्मॉल साइज में, और उसके बाद हम बोल सकते हैं लो कॉस्ट, मतलब कि बहुत ही सस्ते में, सस्ते दर में हम कंप्यूटरों को बनाते थे, उसको यूज़ करते थे। ये हमारा फ़ायदा होता था। ठीक है, LSI के यूज़ करने से, क्योंकि इससे, इस टेक्निक से कंप्यूटर ज़्यादा तेज़ गति से चलते थे, छोटे होते थे आकार में और सस्ते होते थे, और ये हमें बहुत ही मददगार साबित हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा डिवाइस, उपकरण हाथ पकड़ और हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता था? कौन सा डिवाइस, उपकरण हाथ पकड़, हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता था? ऑप्शन है PDA। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब देखो, PDA का फुल फॉर्म क्या होगा? PDA का फुल फॉर्म होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये आप फुल फॉर्म ध्यान रखना, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये एक ऐसा उपकरण था जो हाथ में पकड़ ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता था। यही उपकरण व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं जैसे कि कैलेंडर या पते की पुस्तक या फिर और उपयोगिताओं के लिए हम डिज़ाइन करते थे, उन चीज़ों के लिए PDA का इस्तेमाल होता था। ये जो PDA है, ये PDA आम तौर पर किसी भी प्रकार के छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े पोर्टेबल में कन्वर्ट करके यूज़ करते थे, जो कि अपन उनको हाथ में पकड़कर या उपयोग के योग्य बनाने के लिए उपयुक्त बनाते थे। ठीक है, व्यक्तिगत कंप्यूटर तो आपको मालूम है, जो जनरल हम सामान्य लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं। और लैपटॉप आप भी जानते हैं। मेन फ्रेम के बारे में बताओ, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था MCQs में। मेन फ्रेम कौन सा कंप्यूटर होता है? कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे क्या करेंगे? देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिकोड किया जाना होगा। सबसे पहले कोई भी कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने या फिर इसको समझे, इसके लिए पहले उसको डिकोड करते हैं। मतलब कि जैसे ही कंप्यूटर में
जो डेटा जाता है सबसे पहले वो डिकोड होता है। डिकोड मतलब कि वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसको कंप्यूटर समझेगा, उसके बाद जो भी डिसीजन रहेगा, जो भी रिज़ल्ट होगा उसको वापस कन्वर्ट करेगा और हमें अपनी भाषा में उसको रिज़ल्ट देगा। ठीक है, यही होता है। एनालॉग डेटा को कंप्यूटर के द्वारा समझेंगे हम और प्रोसेस करने के लिए इससे पहले डिजिटल फॉर्मेट में बदला जाता है। ये प्रोसेस डिकोडिंग कहलाती है। ठीक है, और इसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। डिकोडिंग के बाद क्या होता है, जो ये कंप्यूटर अपने डिजिटल डेटा को वापस प्रोसेस करता है और इसको हमें अपने समझने के योग्य हमें प्रोवाइड करता है। इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा होता है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा होता है? वॉल मतलब निर्वात ट्यूब। इसको हमने बढ़िया तरीके से समझा था। हम जानते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, पहली पीढ़ी में। अब बताओ दूसरी पीढ़ी में क्या यूज़ होता था? दूसरी पीढ़ी में आप सभी जानते हैं, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया और आज के समय में हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। ये जो निर्वात ट्यूब है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को प्रोसेस करने का काम और स्टोर करने का काम करता था। इसका यूज़ में उपयोग होता था। ये जो निर्वात ट्यूब है, ये बड़ी भारी और ऊर्जा से युक्त थी, लेकिन ये उस समय उपलब्ध सबसे अच्छे तकनीक के यूज़ में काम करती थी। लेकिन वे उस समय उपलब्ध सबसे अच्छे तकनीक में यूज़ होती थी। ठीक है, इसलिए निर्वात ट्यूब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। कितने कर सकता है? हज़ारों, सैकड़ों, करोड़ों या गणना नहीं कर सकता है? तो याद रखना, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं करोड़ों गणनाएं एक साथ प्रति सेकंड कर सकता है। ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर प्रति सेकंड में कई सारी गणनाएं एक साथ कर सकता है। ये कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। बाइनरी सिस्टम मतलब कि 0 और 1 इस लैंग्वेज पर आधारित है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम। बाइनरी अंक प्रणाली पर आधारित होते हैं। और ये अंक प्रणाली क्यों यूज़ होती है? क्योंकि ये कई प्रकार की जटिल गणनाओं को बहुत तेज़ गति से कर सकता है। ठीक है, आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं वो प्रति सेकंड लाखों से लेकर खरबों तक की गणनाएं कर सकते हैं, जो कि उनकी स्पीड और स्टोरेज पर आधारित है। ठीक है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? 3 लाख। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब देखो, सुपर मिनी कंप्यूटर है, इस मिनी कंप्यूटर में एक प्रकार का मिनी कंप्यूटर शामिल होता है, इसलिए इसको सुपर मिनी कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि लगभग मीडियम आकार का कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, ये जो मीडियम आकार के कंप्यूटर होते हैं उनकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि है तो ये सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर जनरली आमतौर पर जैसे कि बिजनेस में, व्यावसायिक में या फिर आप बोल सकते हैं वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। ये जो सुपर मिनी कंप्यूटर है, ये प्रति सेकंड लगभग 3 लाख संक्रियाएं एक साथ कर सकता है, इसमें समाहित होती है, जो कि उनके प्रोसेसिंग स्पीड और क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम बताइए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको ये जानना होगा कि माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या आता है। देखो, माइक्रो कंप्यूटर में गृह कंप्यूटर आता है जो हम घर में यूज़ करते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर आता है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या आता है? लैपटॉप कंप्यूटर आता है जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं। ये सारे माइक्रो कंप्यूटर में आता है। लेकिन
एटॉमिक कंप्यूटर नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, आप सभी जानते हैं, जो कि एक माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होते हैं। हम किन की बात करें, हम इन तीनों की बात करें, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होते हैं। ये कंप्यूटर आमतौर पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों को चलाने की क्षमता होती है। इसलिए माइक्रो कंप्यूटर का हम व्यक्तिगत गृह और लैपटॉप के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अब लेकिन एटॉमिक कंप्यूटर क्या है? देखो, एटॉमिक कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर नहीं है, ये आप याद रखना। एटॉमिक कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर नहीं है, ये माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता नहीं है, ठीक है। एटॉमिक कंप्यूटर का कल्पनात्मक अवधारणा है जो अभी तक विकसित नहीं की गई। ये एक प्रकार की अवधारणा है जो अभी तक विकसित नहीं हुई है, ठीक है। ये किसी प्रकार माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर जो नहीं आते हैं वो हमारा राइट आंसर है एटॉमिक कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। याद रखना, पंच कार्ड का प्रयोग हम सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज ने किया था और इनके साथ साथ किसने किया था? हेरमैन होलरिथ ने पंच कार्ड का प्रयोग किया था। ये नाम आप ध्यान रखना, पंच कार्ड का प्रयोग चार्ल्स बेबेज के साथ हेरमैन होलरिथ ने पंच कार्ड का प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं कि पंच कार्ड का जो प्रयोग हुआ वो प्रयोग हेरमैन होलरिथ ने कब किया था? 1890 में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। और ये कब हुआ था? जनगणना में पंच कार्ड का उपयोग होता था, उस समय इसका आविष्कार किया था। इससे डेटा को जल्दी और सटीक रूप से प्रोसेस करने में मदद मिलती थी, ठीक है। पंच कार्ड से हमें डेटा को स्पीड में और व्यवस्थित रूप से प्रोसेस करने में मदद मिलती थी। चार्ल्स बेबेज ने भी अपने एक एनालिटिकल इंजन में इसका इस्तेमाल किया था, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। तो आप इसका सही आंसर बनाओगे, पंच कार्ड का प्रयोग हेरमैन होलरिथ ने सन 1890 में किया था और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग चार्ल्स बेबेज ने अपने एनालिटिकल इंजन में यूज़ किया था, ठीक है। अब मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर दो कि पंच कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या फिर किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में यूज़ होने से पहले कहाँ पर यूज़ करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? राइट आंसर है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि हरमन होलरिथ को किसका आविष्कारक माना जाता है, ठीक है। ब्लेज पास्कल को किसका आविष्कारक माना जाता है और जोसेफ जैक्वार्ड को किसका आविष्कारक माना जाता है? आपको ये तीनों प्रश्न को सॉल्व करना है और सर्च करना है। अगर आपको सारे आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि अन्य बच्चे भी आपके कमेंट को रीड करके अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, पहली बात। अब देखो, चार्ल्स बेबेज इन्होंने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर या फिर डिफरेंस इंजन या हम कह सकते हैं एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन किया था, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, उसके बाद डिफरेंस इंजन बनाया था और इसके बाद आप कह सकते हैं कि इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। ये सारे चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किए थे। आगे बात करते हैं कि इनके डिज़ाइन में कई आधुनिक कंप्यूटरों की विशेषताएं शामिल थी, जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें, मेमोरी की बात करें, या फिर आप बात करोगे यहाँ पर इनपुट या आउटपुट डिवाइस की। यहाँ पर ये सारी फैसिलिटी इनके कंप्यूटर में समाई थी। चार्ल्स बेबेज के काम ने हमें यहाँ पर आधुनिक जीवन में एक आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की नींव रखकर हमें कहीं अपने साइंस में आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, जो अभी हमने देखा, चार्ल्स बेबेज ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया
अगर चार्ल्स बेबेज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं बनाते तो शायद आज के ज़माने में हमारे पास इस प्रकार की बेहतर डिवाइस, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं होता। इस प्रकार की बेहतर डिवाइस, बेहतर इक्विपमेंट नहीं होता। ठीक है, अब देखो चार्ल्स बेबेज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से हम। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाले व्यक्ति के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कब बना था? ये 19वीं शताब्दी में पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। ठीक है, मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उसके बाद आप बात करोगे तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एनालिटिकल इंजन का भी आविष्कार किया गया था। ये सारे आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किए थे। ठीक है, इनके डिज़ाइन में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, जबकि हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें आधुनिक कंप्यूटरों की विशेषताएं शामिल थी, जैसे कि हमने देखा प्रोसेसिंग, स्टोरेज या इनपुट आउटपुट, जिस प्रकार से हम डेटा देते हैं या डेटा प्राप्त करते हैं, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड थी। चार्ल्स बेबेज के काम ने हमें कंप्यूटर विज्ञान में एक नई ऊर्जा प्रदान करी और उन्हें इस प्रकार कंप्यूटर का पितामह कहा जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किनका है? देखिए, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है चार्ल्स बेबेज का, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने अपने जो नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किनका है? याद रखना, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान है तो वे हैं चार्ल्स बेबेज, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन के ब्लूप्रिंट के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। ब्लूप्रिंट मतलब कि इस डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा योगदान चार्ल्स बेबेज का रहा है, क्योंकि एनालिटिकल इंजन में मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जो गणनाओं को करने और डेटा को स्टोर रखने का काम करता था। बेबेज ने अपने डिज़ाइन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, जैसा हमने पिछले एमसीक्यूज़ में कंप्लीट किया है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? याद रखना, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सन 1946 में हो चुकी थी। ठीक है, अगर आपको पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई तो याद रखना सन 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। कब? जब जॉन मार्कले और जॉन इकर्ट ने ENIAC कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, अब मेरे को ENIAC कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ। ENIAC, ENIAC कंप्यूटर की खोज किसने की, उसका नाम भी बताओ और कब बना था, इसका सन भी आप बताओ और उसके बाद इसका फुल फॉर्म भी आप बताओगे। इसका निर्माण जब हुआ था उस समय यहाँ पर आधुनिक कंप्यूटर की खोज हो चुकी थी। ठीक है, ENIAC दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, हमने इसको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि किससे चलता था बताओ? जब ये पहली बार बना था तो हम सभी जानते हैं ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर हुआ, और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हम जानते हैं कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि ENIAC कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, अब हम ये बता सकते हैं इसको कि ये जो ENIAC कंप्यूटर है, ये ENIAC कंप्यूटर कहाँ बना था? ये अमेरिका सेना के लिए तैयार किया गया था और इसका उपयोग गोला बारूद की गणनाओं के लिए होता था। ENIAC जो कंप्यूटर है, इसकी सफलता ने हमारे जीवन में कई प्रकार के चेंजेस कर दिए हैं। आपको जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ये हमारी कमियाँ हैं, आपको इसको सर्च करना है और अपने नोटबुक में लिखना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप कमेंट ज़रूर करना, ताकि नए बच्चे आपके कमेंट का रिप्लाई या फिर अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि IC चिप का विकास किसने किया? IC चिप का विकास किसने किया? तो हमारा राइट आंसर होगा JS किल्बी ने IC चिप का विकास किया। IC चिप का फुल फॉर्म क्या है?
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इनका विकास जे.एस. किल्बी ने किया। अब जे.एस. किल्बी ने कब किया, तो ये सन आप ध्यान रखना। जे.एस. किल्बी ने आईसी चिप का निर्माण 1958 में किया था। ये डेट आप ध्यान रखना, 1958 में आईसी चिप का विकास हुआ था और इन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में काम करते हुए ये उपलब्धि हासिल की थी, है ना, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जे.एस. किल्बी ने एक महत्वपूर्ण आविष्कार किया था जिन्हें हम आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर विज्ञान की नींव के हिसाब से समझ सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? देखिए, आईसी चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको आना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, अब ये सिलिकॉन किस प्रकार का सामग्री है? ये सिलिकॉन एक प्रकार से सेमीकंडक्टर सामग्री है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली चीज़ है। इसमें उच्च क्वालिटी का और सेमीकंडक्टर गुणों के कारण इसमें सिलिकॉन को आईसी चिप में उपयोग किया जाने लगा है। सिलिकॉन परत पर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और बात कर सकते हैं कैपेसिटर, और इसके अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक बनाए जाते हैं सिलिकॉन से, जो कि आईसी चिप को एक छोटे से पैकेज में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? याद रखना, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। आयरन ऑक्साइड की परत होती है। देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे कि आयरन ऑक्साइड एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब डेटा को लिखने के लिए चुंबकीय डिस्क को चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं तो आयरन ऑक्साइड के कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार उसको एक्सेप्ट करते हैं और जिसमें डेटा स्टोर हो जाता है। आयरन ऑक्साइड की जो परत के कारण ही चुंबकीय डिस्क डेटा को स्टोर करने में और उसको फिर से प्राप्त करने में सक्षम होती है। इसलिए हम आयरन ऑक्साइड इसका इस्तेमाल करते हैं चुंबकीय डिस्क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? याद रखना, ये फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर दूसरे युग के कंप्यूटर थे, क्योंकि यहाँ पर दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब मतलब कि फोर्ट्रान के साथ काम करते थे और इनमें वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग करके गणनाएं होती थी। लेकिन इनको दूसरी पीढ़ी में कुछ इस प्रकार से यूज़ करने लगा, जैसे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होने लगा, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करने लगे यहाँ पर, और यहाँ पर मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग के लिए करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये सीरीज से आप अच्छे से ध्यान रखना कि पहली सी जनरेशन से पाँचवीं जनरेशन तक क्या क्या यूज़ हुआ, इनके सन क्या थे और इनमें क्या क्या रिप्लेसमेंट हुआ, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, चौथी पीढ़ी की कुछ इस प्रकार विशेषताएं चौथी पीढ़ी की कुछ इस प्रकार विशेषताएं थी, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा, उसके बाद इसमें हाई स्पीड और स्टोरेज क्षमता बढ़ गई थी, इनके आकार छोटे होने लगे थे और ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी थी, और हम इसको व्यक्तिगत कंप्यूटरों का विकास स्टार्ट होने लगा था। चौथी पीढ़ी लगभग कब की होगी? लगभग 1970 के आसपास इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, यहाँ से ये पीढ़ी स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? तीसरी जनरेशन में इसका इस्तेमाल होने लगा था। किसका?
टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का इस्तेमाल होने लगा था। टेली प्रोसेसिंग क्या है? टेली प्रोसेसिंग एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें दूर स्थानों से कंप्यूटर को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, कहीं पर कैमरे लगा देते हैं और हम अपने एक स्थान पर उसको मैनेज करते हैं, इस प्रकार की टेली प्रोसेसिंग होती। जबकि हम टाइम शेयरिंग की बात करें तो ये एक इस प्रकार की टेक्निक है जिसमें हम क्या करेंगे, एक कंप्यूटर को कई उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा कर सकते हैं, मतलब कि शेयर कर सकते हैं। और टेली प्रोसेसिंग मतलब कि हम एक जगह बैठकर उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारी तीसरी जनरेशन में भावी रूप से बृहद रूप से इस्तेमाल होने लगी थी। ठीक है, तीसरी पीढ़ी कब से स्टार्ट हुई? तो याद रखना 1960 के दशक में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था, शुरू हो गई थी यह पीढ़ी। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज़ होता था? याद रखना, इस पीढ़ी में आईसी चिप का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा तरीके से होने लगा था। इसका उपयोग हुआ जिससे कि पहले की पीढ़ियों की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा स्पीड मिली और स्टोरेज क्षमता हमें ज़्यादा प्राप्त होने लगी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यह आपको सर्च करना है और इसके बारे में छोटा सा डिटेल आप लिखोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप फीडबैक ज़रूर दें, वरना ये सीरीज़ हम बंद भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कंप्यूटर के फुल लेक्चर की क्लास बंद कर दी है क्योंकि हमें वहाँ पर ज़्यादा फीडबैक नहीं मिल रहा था। अगर ये आपको बेनिफिट दे रही है तो आप इसमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।